हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह आप लोगों का दोस्त। और आज के वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लैब असिस्टेंट या लैब सुपरिटेंडेंट इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन ये खास करके ये लैब सुपरिटेंडेंट के लिए है, क्योंकि जो लैब सुपरिटेंडेंट की जो एग्जामिनेशन आरआरबी के अंदर जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए प्रमोशन के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके ये क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप इसको भी एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट, यानी जो ग्राम स्टेनिंग है वो किस विज्ञानी के द्वारा जो है उसकी खोज की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम जो है वो साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which of the chemical test differentiate between staphylococcus and streptococcus। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन से केमिकल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटेलेज टेस्ट। ठीक है, ये जो कैटेलेज टेस्ट है ये हम लोग करते हैं स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए। वहीं पे कोगलेज टेस्ट भी आपको दिख रहा है। तो कोगलेज टेस्ट क्या करता है, वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कोगलेज टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जेल नेल्सन स्टेन इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो जेडन स्टेन है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम क्या है, माइकोबैक्टीरियम जो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया है और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जेडन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग एसिड फास्ट स्टेन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एन आरबीसी exhibiting hypochromia with would be described as being, यानी लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में हाइपोक्रोमिया का क्या अर्थ है। ये हाइपोक्रोमिया जो है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हाइपोक्रोमिया का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्केडली पेल इन द सेंट्रल कलर। ठीक है, यानी जो सेंट्रल जो पोर्शन होंगे वो आरबीसी के वो कैसे दिखेंगे, वो लाइटर दिखेंगे, पेल दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अमोनियम ऑक्सलेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स। अमोनियम ऑक्सलेट रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है कौन से ब्लड सेल्स के काउंटिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हेन WBC आर काउंटेड मैनुअली बाय टर्क्स रिएजेंट, ब्लड इज डाइल्यूटेड बाय व्हाट रेशियो। आपको पूछा जा रहा है यदि टर्क्स रिएजेंट से जो है यदि हम लोग WBC के सेल्स को काउंट करने के लिए हम लोग टर्क्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लड को डाइल्यूट किया जाएगा कितने रेशियो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:20। ठीक है, यानी 0.5 ml ब्लड हम लोग लेते हैं और इसके अंदर 9.5 ml टर्क्स फ्लूइड होता है। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा लैब में कि 20 माइक्रोलीटर ब्लड लिया जाता है और 380 माइक्रोलीटर ये टर्क्स रिएजेंट रिएजेंट ठीक है, ये भी लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ। आपको पूछा जा रहा है कौन सा फैक्टर है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्कनेस। ठीक है, ये डार्कनेस भी हो जाएगा, साथ में कलर ऑफ द कंटेनर, कलर ऑफ द कंटेनर कोई इफेक्ट नहीं करता। साउंड, आपके आने वाले यदि क्वेश्चन में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड टू कंटेन विब्रियो कोलेरा। यदि विब्रियो कोलेरा यदि कोई कंटेन स्टूल स्पेसिमेन है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग कौन से ट्रांसपोर्ट मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। इसलिए नन ऑफ द एबव हो जाएगा क्योंकि इसके लिए हम लोग कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट मीडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अगार कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रेंट अगार इज, न्यूट्रेंट अगार को प्रिपेयर करने के लिए अगार का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए 1 to 2%। ठीक है, यानी यदि हम लोगों को पता है कि 1.5 ग्राम जो होता है वो पर 100 ml जो मीडिया होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और लीटर में 15 ग्राम पर लीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट और एक और भी टेस्ट होता है टाइफीडॉट टेस्ट। ठीक है, टाइफीडॉट टेस्ट, ये एक रैपिड इम्यूनो एसे टेस्ट होता है। ठीक है, और ये टेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा ही स्पेसिफिक और क्विकर होता है विडाल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मोर स्पेसिफिक एंड क्विकर देन विडाल, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के लिए जो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोक्लेव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। VDRL टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। VDRL टेस्ट जो है उसको हम लोग करते हैं किसके डायग्नोसिस के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिफिलिस। काफी आसान सा क्वेश्चन है और कई बार मैंने इन सारे क्वेश्चन को मैंने करवाया भी आप लोगों को। एलाइजा टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एलाइजा टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है किसके डायग्नोसिस के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, इन सब के लिए हम लोग जो है एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। कुम्स टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। जो कुम्स टेस्ट है वो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसका पता लगाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RH आइसो इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो RH आइसो इम्यूनाइजेशन के लिए हम लोग जो है कुम्स टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द लिक्विफिकेशन ऑफ सीमन स्पेसिमन शुड टेक प्लेस विद इन। यानी जो सीमन या ब्लड का जो सैंपल होता है उसका लिक्विफिकेशन जो टाइम होगा वो पूछ रहा है कि कितने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए? तो विद इन 1 आवर हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं आप। A semen specimen delivered to a lab in a condom has normal sperm count but markedly decreased sperm motility. This is due to। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि जब हम बीर या सीमन का सैंपल हम लोग लैब में देते हैं वो भी कॉन्डम में, तो उसमें क्या होता है, जो स्पर्म्स की जो संख्या होती है, काउंट जो होती है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन उनकी जो मोटिलिटी रेट होती है, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनकी संख्या जो है वो घट जाती है। इसका क्या रीजन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी स्पर्मिसाइड इन कॉन्डोम, यानी कॉन्डोम के अंदर जो है शुक्राणु नाशक दवा का होना, उस ये एक मेन कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ड्यूरिंग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ वेट माउंट ऑफ स्पेसिमेन और सैंपल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फंगल एलिमेंट्स व्हिच सॉल्यूशन इज यूज्ड। आपको पूछा रहा है कि जो हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं वेट माउंट स्पेसिमेन ऑफ या सैंपल ऑफ डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ फंगल एलिमेंट्स, फंगल एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो हम लोग वेट माउंट तैयार करते हैं, तो उसमें हम लोगों को कौन से सॉल्यूशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10% KOH और NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन पर ml, जो नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन होगा पर ml कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर देन 20 मिलियन पर 20 ml। ठीक है, पर ml, यानी 20 मिलियन से अबव होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। स्पर्म मोटिलिटी एवोल्यूशंस आर परफॉर्म्ड इन सीमन सैंपल। क्वेश्चन नंबर 19, स्पर्म मोटिलिटी एवोल्यूशन आर परफॉर्म्ड इन अ सीमन सैंपल। अब पूछा जा रहा है कि जो शुक्राणु की गतिशीलता को जांचने के लिए जो वीर्य के सैंपल होते हैं उनकी जांच करनी चाहिए, कितने टाइम में कर लेनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
इमीडिएटली आफ्टर द स्पेसिमेन इज कलेक्टेड। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच ब्लड सेल्स एंड ब्लड एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन सीबीसी टेस्ट। आपको पूछा जा रहा है वो कौन से ब्लड सेल्स या ब्लड एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं डब्ल्यूबीसी टेस्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट, ये तीनों काउंट जो है आपको डब्ल्यूबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट्स में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। व्हाट इज हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट क्या है? तो हेमेटोक्रिट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल पोर्शन ऑफ आरबीसी कंपेयर टू द टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी पोर्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के पोर्शंस को हम लोग देखते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम में है कितना है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पीरियड ऑफ एब्सिस्टेंस बिफोर सीमन एनालिसिस फॉर इनफर्टिलिटी टेस्टिंग। इनफर्टिलिटी टेस्टिंग यानी बांझपन या इनफर्टिलिटी की टेस्टिंग के लिए जो वीर या सीमन के जो सैंपल्स लेने का जो पूर्व कितने दिनों का परहेज जो है बताया जाता है उपयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 to 7 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। व्हाट इज द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी नो असम्पशंस या गैस वर्क, कोई भी अनुमान के ऊपर आधारित जो है वो कार्य नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस इज गिवन रिपोर्ट, एकदम सही रिपोर्ट देना है आपको, एक्यूरेट रिपोर्ट प्रोवाइड आपको करने हैं। लैब रिपोर्ट बी कीप्ड confidential informations and at any cost it should not be disclosed to the patients and its relative, यानी लैब रिपोर्ट जो होंगे वो उनको गुप्त रखना है और मरीज या उनके सगे संबंधी किसी उसको भी आपको जो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे आपको नहीं बताने हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके लैब एथिक्स के अंदर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ट्रू अबाउट मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो मेंटेनेंस होते हैं माइक्रोस्कोप के, उसके लिए इसमें जो दिए गए हैं आपके वो आपको बताने हैं देखभाल के लिए क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी जितने बात भी बोला गया है यानी इसे भली भांति ढक कर रखना है। जो प्रकाशीय भाग हैं उनको सीधे सूर्य के या रोशनी, सूर्य की जो रोशनी है या रसायन या तथा एसिड से आपको बचा के रखना है। रैक तथा पिनियन को जाइलोल के से समय समय पर साफ करना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट है। ठीक है, आपको तो केयर करना ही होगा माइक्रोस्कोप के। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल रेंज होगा वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.5 to 1.5 mg per dl। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में पूछा जा रहा है बैक्टीरिया विथ फ्लैजिला अरेंज्ड ऑल अराउंड द सेल कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है कि यदि किसी बैक्टीरिया के फ्लैजिला कोशिका चारों ओर तरफ हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरीट्राइकस। ठीक है, यदि हम मोनोट्राइकस के बारे में हम लोग बात करें तो मोनोट्राइकस में क्या होता है, एक सिंगल आपको फ्लैजिला देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लोफोट्राइकस में क्या होता है? तो लोफोट्राइकस में एक बंच दिखेगा आपको पूरा फ्लैजिला का। ठीक है, एम्फीट्राइकस में क्या होता है, आपको बोथ साइड जो है आपको फ्लैजिला देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। When cocci bacteria are arranged in a grape-like clusters, they are termed as। यदि जो कोकाई बैक्टीरिया हैं वो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में अरेंज हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, 27 का जो है वो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए इसमें जो है स्टेफल जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेफाइल, इसका मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज नॉट अ मटेरियल फॉर ड्राई हीट स्टलाइजेशन। पूछा रहा है यहां जो दिए गए हैं इसमें से ड्राई हीट स्टलाइजेशन के लिए कौन सा मटेरियल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इसके लिए कल्चर मीडिया, रबर, प्लास्टिक्स, इन सब में किसी का भी इस्तेमाल जो है आप हीट स्टलाइजेशन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट क्या होगा हीट स्टलाइजेशन के लिए? तो ग्लासवेयर, ऑयल ऑइंटमेंट्स बेस
और डस्टिंग पाउडर, तो ये सब उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हेमेटोटॉक्सिन एंड इयोसिन स्टेनिंग इज डन फॉर, जो हेमेटोटॉक्सिन और इयोसिन स्टेनिंग है इसका उपयोग आता है, कहां होता है इसका उपयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो है आपने देखा होगा, जो टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद स्लाइड प्रिपरेशन किया जाता है, तो वहां पे जो है H&E स्टेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड प्रिपरेशन में। ठीक है, स्टेनिंग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में पूछा जा रहा है बेंडिक टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, बेंडिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। द डिवाइस विच मेंटेन द सेट टेम्परेचर इन हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन में सेट टेम्परेचर को सेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मोस्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, जो राइस वाटर स्टूल है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं किनके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। द डिसइंफेक्टेंट कॉमनली अप्लाइड ऑन द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन, जब आप रक्त का नमूना लेते हैं उससे पहले त्वचा को किसकी सहायता से विसंक्रमित या स्टरलाइज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 70% इथेनॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट, रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइल एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। द रिएजेंट यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के एस्टिमेशन के लिए कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायजो रिएजेंट। ठीक है, ये जो डायजो रिएजेंट है इसका इस्तेमाल किया जाता है बिलिरुबिन के एस्टिमेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36। नॉर्मल लेवल ऑफ रेटिकुलोसाइट इन एडल्ट, एडल्ट में नॉर्मल लेवल जो हो गया रेटिकुलोसाइट के वो कितने होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.5% टू 2.5%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। इक्विपमेंट टू मेजर ईएसआर, ईएसआर को मेजर करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्टरग्रेन ट्यूब्स। ठीक है, वेस्टरग्रेन ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है ईएसआर को मेजर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। फिंगर प्रिक इज यूज टू डिटरमाइन, फिंगर प्रिक का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए हम लोग करते हैं, कौन से टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड आउट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो हम लोग यूरिन का करते हैं वो किसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी आरबीसी, पस सेल्स, कास्ट, इन सबको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखने के लिए परफॉर्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। सैंपल यूज फॉर प्लेटलेट काउंटिंग, प्लेटलेट काउंटिंग के लिए हम लोग कौन से सैंपल को प्रीफर करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइट्रेटेड ब्लड। ठीक है, साइट्रेटेड ब्लड जो है वो ब्लू टॉप में होता है और सोडियम साइट्रेट, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्लेटलेट काउंट के लिए। तो कई लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आखिरकार हम लोग इरिडिया ब्लड का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा प्रीफर क्यों नहीं करते, क्योंकि प्लेटलेट जो है वो क्लम्प हो जाते हैं इरिडिया की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। द एसिड हेमेटिन मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इज नोन एज, जो एसिड हेमेटिन मेथड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग हेमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए, तो यहाँ पे वो कौन सा मेथड हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैलिज मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन इन सीएसएफ, सीएसएफ में जो नॉर्मल लेवल होगा प्रोटीन का, टोटल प्रोटीन का, वो कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से लेके 45 mg per dl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। विच सेक्शन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी डील्स विद द असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट सेल्स इन ब्लड, ब्लड के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को एसेस करने के लिए हम लोग कौन से सेक्शन जो है क्लिनिकल लेबोरेटरी का वो इन सारे टेस्ट को परफॉर्म करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमेटोलॉजी। ठीक है, यानी हेमेटोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट है जहां पे आपको जो है ब्लड से रिलेटेड जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल से रिलेटेड जो है वो टेस्ट आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44। विच इज नॉट अ सॉलिड कल्चर मीडियम, इसमें जो दिए गए हैं उसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से सॉलिड कल्चर मीडिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलेनाइट एफ ब्रोथ। ठीक है, एक इनरिचमेंट मीडिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 45, टेम्परेचर मेंटेन इन अ बैक्टीरियल इंक्यूबेटर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज, जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन किया जाता है बैक्टीरियल इंक्यूबेटर में, वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव फॉर स्लाइड प्रिपरेशन, स्लाइड प्रिपरेशन के लिए कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें फिक्सेटिव के रूप में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि प्रिकॉशन अगेंस्ट बायोहैजार्ड इन लैब पर्सन्स इंक्लूड। तो आपको जब लैब में आप काम करते हो तो जो कर्मचारी हैं उनके जैव जोखिम से बचने के लिए सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, उनके ऊपर बात किया जाए तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ इंजरी ड्यूरिंग द स्पेसिमेन कलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिकंटामिनेशन ऑफ लैब इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट, और उसके बाद इम्यूनाइजेशन ऑफ द लैब पर्सन्स। ठीक है, यानी ये सारी चीज होने चाहिए आपको जब आप रक्त या कोई अन्य नमूना एकत्र करते हैं, तो उस समय आपको जो है चोट लगने से बचना है। उसी तरह लैब में जो काम आने वाले उपकरण है या रिएजेंट है उनको आपको टाइम टू टाइम उसको डिकंटामिनेशन करना है उनका, और लैब में काम करने वाले कर्मचारियों का टीकाकरण भी बहुत आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। रिएजेंट यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए हम लोग कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेक्सोकाइनेज रिएजेंट। ठीक है, ये हेक्सोकाइनेज रिएजेंट जो है ये हमारा एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। वो किसके लिए? तो जो क्वांटिटेटिव हम लोग ग्लूकोज एस्टिमेशन करते हैं उसके लिए। ठीक है, उसी तरह आप बैंडिक रिएजेंट के बारे में पढ़ा होगा आपने। जो बैंडिक रिएजेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के लिए होता है। ठीक है, वो भी रिड्यूसिंग शुगर के क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के लिए हम लोग बैंडिक टेस्ट रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। एक आता है ऑर्थोडोलिडिन रिएजेंट। जो ऑर्थोडोलिडिन रिएजेंट जो है ये ओल्डर मेथड है ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। अभी जो फिलहाल में आपने देखा होगा कई लैबों में ये होता है जीओडी एंड पीओडी। ठीक है, तो ये जीओडी और पीओडी यानी ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पर ऑक्सीडेज, ये जो है ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है। ठीक है, जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए, तो ये हमारे जीओडी और पीओडी मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। द फ्लोइंग रिकॉर्ड शुड बी रिटेन इन द लेबोरेटरी। पूछा रहा है वो कौन से रिकॉर्ड हैं जिनको आपको रिटेन करना चाहिए लेबोरेटरी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी क्वालिटी कंट्रोल जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको भी आपको अच्छे से रखना है, इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको भी अच्छे से रखना है, और जो ब्लड जो डोनर होते हैं उनके रिकॉर्ड्स को भी आपको बहुत अच्छे से संभाल के रखना होता है। चलिए आज के लिए जो लास्ट अभी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। और आप लोग यदि अच्छे से सपोर्ट यदि करोगे तो मैं लगातार इनके आगे का जो वीडियोस है वो भी मैं जरूर लाता रहूंगा। तो बस आप लोगों के सपोर्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जितना ज्यादा हो सके आप हमारे वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट इन एडल्ट, एडल्ट में नॉर्मल जो रेंज होंगे डब्ल्यूबीसी काउंट के वो कितने होंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 4000 टू 11000। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।